स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं हेमंत खई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन। बढ़त के बाद खुलने के बाद बाजार सुस्ती के मूड में। सेंसेक्स निफ्टी कर रहे हैं सपाट कारोबार, 8,600 के नीचे निफ्टी। कच्चे तेल में जोरदार तेजी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव 2 से 3% तक उछले। डॉलर में कमजोरी और ईरान से सप्लाई में देरी के अनुमान से कीमतों को सपोर्ट। और कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर बाजार की नजर। ब्याज दरों में किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं, लेकिन महंगाई दर पर होगी आरबीआई का फोकस। भारतीय एयरटेल और फ्लिपकार्ट के बीच हुई डेटा डील। एयरटेल के प्लेटफॉर्म पर फ्लिपकार्ट के ऐप को मिलेगी खास अहमियत, लेकिन डील के कंज्यूमर विरोधी होने की आशंका। विप्रो ने कोर टॉप मैनेजमेंट का किया विस्तार, 4 नए मेंबर हुए शामिल। नए सीईओ और प्रेसिडेंट की हुई भर्ती। और जमीन अधिग्रहण कानून पर बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार। किसानों को असलियत बताने के लिए देश भर में होंगी रैलियां। सरकार विपक्ष से चर्चा करने को भी तैयार। और मोदी कैबिनेट का इस हफ्ते बदल सकता है चेहरा। पीएम के यूरोप दौरे से पहले हो सकती है कैबिनेट विस्तार। पीडीपी शिवसेना के कोटे से मंत्री संभव। सुस्ती भरा कारोबार हो रहा है भारतीय बाजारों का। शुक्रवार को यूएस के मार्केट भी बंद थे, वहां से कुछ खास संकेत नहीं है। और आज काफी सारे बाजार हैं एशिया के जो छुट्टी बना रहे हैं। जी हां, चाइना, हांगकांग, ताइवान के बाजार आज बंद हैं। कल क्रेडिट पॉलिसी एक बड़ा इवेंट है और उससे पहले वेट एंड वॉच के मोड में। पिछले हफ्ते एक शानदार रैली देखने को मिलती भारतीय बाजारों में। 3 ट्रेडिंग सेशंस ही थे पिछले हफ्ते में और 3% की बढ़त देखी जा चुकी है। आज पचाने के मोड में, कंसोलिडेशन के मोड में भारतीय बाजार। लेकिन पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, ये स्मॉल कैप इंडेक्स आप देख रहे हैं, इसमें 7% की मजबूती देखने को मिली थी। और आज फिर देखिए हफ्ते का पहला कारोबार दिन और यहां पर जबरदस्त एक्शन। लेकिन बैंक निफ्टी जो अभी आपने देखा, सुस्ती भरा कारोबार देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते यहां पर भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। तो कैसा रह सकता है ये हफ्ता आरबीआई के इवेंट से? आपको कल क्या अपेक्षाएं करनी चाहिए और आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे अगले 1 घंटे में। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सब जुड़ चुके हैं। आरके ग्लोबल के राकेश बंसल, जो बीएनपी पारिबा के गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। गौरांग, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसा लग रहा है ये हफ्ता? लंबी छुट्टियों के बाद भारतीय बाजार खुले हैं, लेकिन सुस्ती अभी बरकरार है। जी हाँ हेमंत, और जो बढ़त भी हमने देखी थी पिछले हफ्ते, वो मेरे ख्याल से अपने आप में ही काफी थी। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज अगर बाजार करें और ज्यादा उठापटक न हो तो मेरे ख्याल से ये सभी के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और क्योंकि कुछ अहम ट्रिगर्स हैं, जैसे आप जिक्र कर रहे थे आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी और डोमेस्टिक डेटा पॉइंट्स भी आपके सामने आएंगे, महंगाई दर, विकास दर, आईआईपी वगैरह। तो मुझे लगा और बहुत जल्द मेरे ख्याल से नतीजों का भी सिलसिला शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज चल रही है। लेकिन किसी भी गिरावट पर मध्यम या लंबी अवधि के नजरिए से निवेश की राय बिल्कुल होगी। इस स्तर पर शुरू करें और जब भी गिरावट आए तब आप किस्तों में उसको बढ़ाते जाएं। चलिए, फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो जब कंसोलिडेशन का मूड होता है भारतीय बाजारों का, तब अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। आज भी देखिए औरोबिंदो, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, ये टॉप गेनर्स हैं एफएनओ में, जहां पर 2 से 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पुणे से अमित कुमार जी जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्कार। बताइए कौन सा शेयर आपने खरीदा हुआ है जिस पर आप राय लेना चाहते हैं आज? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैंने 2 शेयर खरीद के रखा है। एक है जीएमआर इंफ्राटेक का 200 शेयर, और वो मैंने लिया है 15.5 पे। और एक है डीबी रियल्टीज, ये उसका भी 200 शेयर है, वो मैंने लिया है 65.90 पे। ट्रेडिंग का नजरिया है दोनों ही शेयरों में या इन्वेस्टमेंट करने का मूड था आपका? नहीं, मैं एक्चुअली 3 to 4 मंथ के नजरिए से मैंने लिया था। मैंने आप ही लोग के मतलब उस पे टीवी पे मैंने मतलब चैनल पे देख के मैंने लिया था। मैंने देखा था कि इस पे ज्यादा स्कोप है, तो इसलिए मैंने लिया था। ओके, बताइए चार्ट्स पर कैसे लगते हैं ये दोनों ही स्टॉक? 3-4 महीने का नजरिया है। राकेश, क्या करना चाहिए इनको इन दोनों में? गुड मॉर्निंग हेमंत। इनके पास 2 स्टॉक्स हैं, जीएमआर इंफ्रा एंड डीबी रियलिटी। अगर हम पहले जीएमआर इंफ्रा की बात करें
तो स्टॉक मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसमें देखें तो कदम कदम पर ऊपर की तरफ पर रेजिस्टेंस है, वह स्टॉक का ओवर है, नीचे की तरफ स्टॉक एकदम ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है ज्यादा लंबी अवधि के लिए पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहिए। किसी भी रैली में 18 से 20 रुपए के बीच में इसमें से इस स्टॉक में से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ डीबी रियलिटी इन्होंने स्टॉक लिया हुआ है, मेरा ऐसा मानना है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है, निचले स्तरों पर 54, 55 एक अच्छा बेस है। 3 महीने का नजरिया है, मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 85 से लेकर 90 रुपीज के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 3 महीने के अंदर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। जीएमआर इंफ्रा पर मेरा भी आपसे एक सवाल है गौरांग जी, ये बताइए जीएमआर इंफ्रा का राइट्स भी खुला है, 8 तारीख को ये खत्म हो रहा है, तो तारीख है मतलब 2 दिन का और समय बचा है। इस राइट्स में पैसे लगाना चाहिए या फिर आप कहेंगे कि अवॉइड लिस्ट में डालना चाहिए इसे? देखिए, जिस मूल्यांकन को लेकर के ये राइट्स इश्यू है, मेरे ख्याल से आकर्षक तो नहीं लग रहे। एज अ डिस्क्लोजर जीएमआर इंफ्रा पर हमने होल्ड की राय दी है और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है हेमंत के जिस तरीके से ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि ज्यादातर ट्रेडर्स का फेवरेट होता है और ओनरशिप भी काफी है, बहुत सारे लोगों के पास ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में है, जिसके कारण मेरे ख्याल से किसी भी ऊपर के तरफ के दायरे में आपको बिकवाली हावी होती हुई नजर आती है। तो है तो होल्ड करें, लेकिन मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही आपको ध्यान देना है। तो बेहतर कंपनियां जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आई थिंक आईआरबी इंफ्रा, एलएनएफएस ट्रांसनेट है एक स्टॉक जो आज मेरे ख्याल से थोड़ी गिरावट के साथ काम कर रहा है, रिलायंस इंफ्रा, यहां पर नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित, मगर ऐसे स्टॉक में से मेरे ख्याल से उछाल पर बेचे वही बेहतर होगा। चलिए, ये राय जीएमआर इंफ्रा पर निकल कर आ रही है। लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पर बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इस विषय में मैं कुछ और बातें आज बताने का मन करता है मेरा। क्लाइमेट के संबंध में या एनवायरमेंट के संबंध में प्रारंभ से कुछ हमारी गलत अभिव्यक्ति रही है और हम ऐसे जैसे अपनी बात को उस प्रकार से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि ऐसा लगने लगा कि जैसे हमें न क्लाइमेट की परवाह है न हमें एनवायरमेंट की परवाह है और सारी दुनिया हमारी इस अभिव्यक्ति की गलती के कारण ये मानकर के बैठी कि विश्व तो एनवायरमेंट कॉन्शियस हो रहा है, विश्व क्लाइमेट की चिंता कर रहा है, तो ये देश है जो कोई अड़ंगे डाल रहा है। और इसका मूल कारण ये नहीं है कि हमने एनवायरमेंट को बिगाड़ने में कोई अहम भूमिका निभाई है, क्लाइमेट को बर्बाद करने में हमारी या हमारे पूर्वजों की कोई भूमिका रही है। हकीकत तो उल्टी है। हम उस परंपरा में पले हैं, उन नीति नियम और बंधनों में पले बढ़े लोग हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर के रूप में माना गया है, जहां पर प्रकृति की पूजा को सार्थक माना गया है और जहां पर प्रकृति की रक्षा को मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ा गया है। लेकिन हम अपनी बात किसी न किसी कारण से, एक तो हम कई वर्षों तक गुलाम रहे, इन सदियों तक गुलाम रहने के कारण एक हमारी मानसिकता भी बनी हुई है कि अपनी बात दुनिया के सामने रखते समय हम बहुत संकोच करते हैं। ऐसा लगता है यार कहीं ये आगे बढ़ा हुआ विश्व, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग, हमारी बात मजाक तो नहीं बन जाएगी। जब तक हमारे भीतर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, शायद इस विषय पर हम ठीक से डील नहीं कर पाएंगे। और मैं आज इस सभागृह में उपस्थित सभी महानुभावों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं। चलिए, देश के 10 शहरों में ये लागू हो रहा है। AQI के नाम से, एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से ये इंडेक्स अब लॉन्च हो रही है, जहां 6 रंगों में कोडेड है ये इंडेक्स और डार्क ग्रीन कलर दरअसल ये डिनोट करेगा
कि वो सिटी सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फ्री है या फिर एयर क्वालिटी उसकी अच्छी है। तो ये एक पहला भारत में इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। इस पर मोदी जी बात कर रहे थे। वक्त हो गया फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला वापस शुरू करें। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से CNBC आवाज पर। सेंसेक्स निफ्टी बिल्कुल सपाट कारोबार करता हुआ 8,600 के इर्द गिर्द निफ्टी देखिए इस समय ट्रेड करता हुआ अपनी स्क्रीन पर। मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे दो मेहमान आरके ग्लोबल के राकेश बंसल और जियोजीत BNP पारिबा के गौरांग शाह जुड़े हुए हैं और काफी सारे दर्शक हैं जो अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। आजिम जी ने मुंबई से इसी बीच हमें फोन किया। आजिम जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं HCL इन्फो लिया हूँ 58 के भाव पे 1,000 शेयर। ओके, तो मैं जान सकता हूँ मैं क्या करूँ? HCL इन्फो, ये बताइए लंबी अवधि का नजरिया है या शॉर्ट टर्म का नजरिया है आपका? 3 महीने 3 महीने का ही नजरिया है। यहाँ पर करीब 4.5 रुपए प्रति शेयर का नुकसान इनको हो रहा है। चार्ट्स पर कैसा लगता है HCL इन्फो सिस्टम, राकेश? हेमंत, अगर चार्ट्स देखें तो चार्ट्स को इतने प्रॉमिसिंग नहीं लगते हैं। इस स्टॉक में अगर चार्ट्स देखें तो जब ये स्टॉक 61 के ऊपर क्लोजिंग लेगा तब एक पॉजिटिव रुझान स्टॉक बनाएगा। अदरवाइज स्टॉक एक क्लियरली सेल ऑन रैली वाला काउंटर है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल में अपनी खरीद के आसपास इनको स्टॉक मिलता है तो निकलें। अगर इस स्टॉक में ट्रेडिंग के नजरिए से कोई बाइंग साइड पोजीशन बनानी है तो वेट करना चाहिए। 61 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग ले तब स्टॉक को बाय करना चाहिए। ओके, ये रहा है HCL इन्फो सिस्टम्स पर। बेंगलुरु से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। मंजुनाथ जी नमस्कार, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे टाटा मोटर्स के 2000 शेयर्स है जी, 530 पे लिया था और इसके लिए मैंने 6 मंथ्स का अगर टाइम दिया था, क्या हो सकता है, मतलब फ्यूचर क्या होगा इसका? टाटा मोटर्स का राइट्स इश्यू भी खुला हुआ है, आपका मन है और पैसा लगाने का क्या? अभी तो फिलहाल नहीं है, अभी तो थोड़ा एक्सपर्ट का एडवाइस लेना पड़ता हूँ। चलिए गौरांग जी बताइए क्या करना चाहिए इनको, और राइट्स इश्यू पर भी बताइए क्या पैसा लगाना चाहिए किसी दूसरे दर्शक को? हेमंत, पहले तो डिस्क्लोजर हमारी पॉजिटिव कवरेज है टाटा मोटर्स पर। और मंजुनाथ जी अगर 6 महीने की समय सीमा को बढ़ा करके 1 साल का करते हैं तो हमने हमारा जो लक्ष्य है वो करीबन 630-645 का बना करके चल रहे हैं टाटा मोटर्स के शेयर्स पर। और उसी तरीके से डीवीआर भी टाटा मोटर्स के डीवीआर पर भी हम पॉजिटिव है और दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं टाटा मोटर्स के शेयर्स और डीवीआर। अगर किसी कोई शेयर धारक है तो उनको अगर राइट्स इश्यू में पैसे लगाने हैं तो हमने ये राय दी है एज अ डिस्क्लोजर। और किसी को अगर मेरे ख्याल से नए सलीके से भी अगर निवेश करना है इन स्टॉक्स में या फिर डीवीआर्स में तो उसकी भी राय होगी। और मेरे ख्याल से आज JLR के ग्लोबल नंबर्स आएंगे, सेल्स नंबर, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो घरेलू कामकाज है टाटा मोटर्स के रूप में और JLR के रूप में विदेशी कारोबार, ये दोनों का ही मिश्रण आने वाले समय में काफी बेहतर रुझान ला सकता है नतीजों पर, और जिसके बलबूते पर शेयर के भावों पे भी आपको ऊपर की तरफ के दायरे दिखेंगे। तो बने रहे और थोड़ा समय सीमा आप बढ़ा दें। ओके, चलिए थोड़ा निवेश का जो अवधि है उसको थोड़ी बढ़ाएं, आपको अच्छा फायदा देगा ये शेयर। इसी बीच राम नगला जी ने भी हमें फोन किया है, अकोला से ये फोन हमें आया है। राम जी नमस्कार, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जैकॉब लिया था सर, 105 में बाय किया था सर, अब क्या करना? 105 की आपकी खरीद है और ट्रेडर हैं आपकी बात से ऐसा लग रहा है, काफी समय से अटके हुए हैं इस शेयर में। हाँ सर, देखो 2007 में लेने के 7वें महीने में लिया था सर मैंने। ओके, और उसके बाद आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया उस ट्रेडिंग पर, तो आपको नुकसान हो रहा है, काफी बड़ा नुकसान है। ये बताइए गौरांग, क्या राय रखते हैं आप जैकॉब पर और इनको क्या करना चाहिए अब? वेल हेमंत, फोन पहले करना चाहिए था, काफी लंबे समय पहले इन्होंने निवेश किया, काफी लंबा समय दे चुके हैं ये, तो फोन को भी मेरे ख्याल से आपको इस्तेमाल करना चाहिए था। जिस प्रकार से मेरे ख्याल से एक निवेशकों के जो पूंजी है उसमें काफी नीचे के तरफ के दायरे इस स्टॉक ने बनाए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं ये स्टॉक को हम कवर नहीं करते हैं तो ज्यादा टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आइंदा ध्यान रखें, इतनी बड़ी पूंजी में अगर आपकी कमी होती है तो आपको समय समय पर आपको मेरे ख्याल से कदम उठा करके जो भी मतलब बदलाव करना चाहिए था या उपाय करना चाहिए। राकेश, अब क्या करें ये बताइए, चार्ट्स आपको लगते हैं कि वापस ये शेयर 3 डिजिट में जा सकता है, और जाएगा तो कितना समय लगेगा, और क्या रणनीति रखनी चाहिए अब इनको, क्या एवरेजिंग करनी चाहिए या दूर हैं अभी? देखिए अहमद, अगर हम चार्ट्स देखें तो चार्ट्स नेगेटिव हैं, रुझान लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का है, स्टॉक क्लियरली सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है।
मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल में 74-75 एक स्टॉक का स्ट्रांग सप्लाई एरिया है, इन स्तरों के आसपास स्टॉक पे निकलना चाहिए। निकलने के बाद स्टॉक पे नजर रखें, ऊपर में अगर ये स्टॉक 78 रुपीज के लेवल तोड़ता है तब स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में आएगा, उस समय स्टॉक को खरीदना चाहिए। अगर ये 78 के ऊपर क्लोजिंग लेता है तब मेरा ऐसा मानना है एक रैली इसमें ट्रिगर हो सकती है 110, 115 तक की, अदरवाइज स्टॉक क्लियरली सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है। चलिए, तो ये राय है जैकॉब पर। वक्त है फिर से एक छोटे से ब्रेक पर जाने का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। बाजार सुस्ती भरा कारोबार कर रहा है, लेकिन आइए आपको सीधे ले चलते हैं वित्त मंत्री जी के पास, जो CII की सालाना बैठक में इस समय भाषण दे रहे हैं। आइए चलते हैं। And a part of that increased responsibility is that you maintain a reasonable pace, maintain an absolute clarity about direction, and don't allow yourself to be blocked down by some transient objections or obstructions. I think one of the great challenges 10 months ago, as far as India was concerned, was one of credibility. Our credibility with regard to India as an investment destination itself had taken a hit. The credibility of our ability to take decisions was reasonably low. And the credibility of the integrity process of the decision making itself had faced a challenge. And I think the first challenge before all of us was how to restore the credibility of India as an investment destination, the credibility of our decision-making process, and obviously the credibility of the direction that we wish to take. And therefore, without getting into all the specifics which Ajay has just mentioned, our roadmap did envisage several important steps in that direction. The first step, and it was relatively an easier step, I must say, a long due step, was that you open yourself up as far as investment is concerned. In fact, one of the most meaningful meetings that I have had in the last 10 months was with one of the heads of an international banking institution who asked me a question as to what I thought why India suffered internationally in terms of reputation. And I thought the answer was very obvious. So I thought maybe because of retrospective taxation, which I thought was an important defining moment against us. He said no. That's important. But I look at you as an economy which has spent the last 10 years and can't make up its mind on what's its policy in the insurance sector should be. How do you expect me to trust an economy which takes more than 10 years and is still unable to decide? At that stage, we had not passed the amendment to the insurance bill. It is these factors which had led to the lowering of our own credibility as far as the whole body of both domestic and international investors were concerned. And therefore, the first obvious decision, and I say it was not a very difficult decision to take, that you pick up sectors one by one, whether it was insurance or it was defense or it was easing in real estate or it was the infrastructural requirements in the railways, and you decide a policy decision with regard to opening them out. The second important challenge was that merely by opening the doors,
you enable people to come in. In order to persuade them to come in, you have to do a lot more. And therefore, a process which is still work in progress, how do you entirely ease in your own processes? The pace at which policy is decided. We broadly put it under the head of ease of doing business. So the pace at which policy is decided, the pace at which it gets a parliamentary nod if that is required, the time taken between an investor's decision to come into the country and the actual start of his business. Are we going to then make him run around 20 different offices and each office trying to invent a reason as to what are the problems with regard to his proposed investment? And instead of resolving the issues, to play it safe by creating a number of roadblocks. There could also be decisions where the adverse impact, if levels of corruption are high, if decisions are motivated by collateral considerations, it not only adds to the cost of doing business, it dissuades people from doing business in that country. And it is here, I think, India faces still one of the greatest challenges. One of the decisions that I announced in the recent budget, which has gone relatively unnoticed, is to whether we can have a regime, and I do intend very shortly appointing an expert committee. ये तो वित्त मंत्री जी यहाँ पर पिछले कुछ समय में जिस तरह के काम सरकार ने किए हैं उन उपलब्धियों को CII के मंच पर गिनाते हुए, लेकिन एक शेयर पर नजर रखिए, एड लैब्स। जी हाँ, आज ही ये लिस्ट हुआ है और आप देखिए 162 पर लिस्टिंग के बाद इसमें निचले स्तरों से जरूर सुधार देखने को मिल रहा है। अगर आप ऐसे देखें तो निचले स्तरों से करीब 16% की रिकवरी इसमें देखी जा रही है। लाल निशान से हरे निशान में ये शेयर लौटता हुआ 1% मजबूत 180 का इशू प्राइस एड लैब्स का था। इशू प्राइस से ऊपर ये शेयर इस समय जाता हुआ। वक्त है ब्रेक का। क्या करना चाहिए एड लैब्स में और तमाम शेयरों में, ये सब बताएंगे ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। एड लैब्स एक ऐसा स्टॉक है जो आज ही लिस्ट हुआ है। एड लैब्स एंटरटेनमेंट आप देखिए करीब 2% मजबूत इस समय दिख रहा है आपको। निचले स्तर से करीब 17% की रिकवरी, 162 पर लिस्ट हुआ है ये स्टॉक। गौरांग, ये बताइए जिनको शेयर मिले थे IPO में उनको निकल जाना चाहिए स्टॉक से या बने रहने में समझदारी लगती है? आपका क्या कॉल है इस पर? देखिए, जहां तक सब्सक्रिप्शन का सवाल था, मेरे ख्याल से इतना उत्साह नहीं हुआ था। आखिर के दिन में ही मेरे ख्याल से आंकड़ों ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। लिस्टिंग जिस तरीके से हुई है, थोड़ी बहुत मायूसी बिल्कुल होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसे लगाए थे। अब कंपटीशन भी काफी है जिस क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है, और मैं मानता हूं हेमंत, अगर किसी ने छोटी अवधि में या फिर लिस्टिंग गेन्स के नजरिए से पैसे लगाए हैं तो ऊपर के दायरे में अगर उनको जो भी मुनाफा होता है वो भुगत करके निकल जाए, मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा। परफॉर्मेंस पर ध्यान दें और आने वाले समय में मेरे ख्याल से नतीजों के बलबूते के आधार पर अगर आप रणनीति बना करके यहाँ पर निवेश की सोचते हैं तो वो सही होगा। ओके, चलिए, एड लैब्स लिस्टिंग के बाद इस समय करीब 0.25% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। नासिक चलते हैं, वहां पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। महादेव जी नमस्कार, बताइए कौन सा शेयर आपने खरीदा है? नमस्कार भाई, मेरे पास एप्टेक शेयर है जी। एप्टेक का? जी हाँ, तो वो 85 में खरीदा हुआ 3 साल पहले, वो कभी ऊपर गया ही नहीं। जी हाँ, शेयर ने मायूस किया है। 50-55 चल रहा है जी। और ये बताइए कितना और समय दे सकते हैं आप इसे? और 1-2 साल दूंगा, लेकिन कभी वो गया ही नहीं, वो 80 का ऊपर। जी हाँ, करीब इस समय 24 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। राकेश,
एपटेक के स्टॉक ने दरअसल पैसा बनाकर नहीं दिया है इन्वेस्टर्स को, और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में जिस तरह से एजुकेशन शेयर चल रहे हैं उसमें भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये बताइए एपटेक पर आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल जैसा हेमंत आपने बताया, स्टॉक बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है, रुझान नेगेटिव है। द ओनली पॉजिटिव इज कि स्टॉक में निचले स्तरों पर 40 से 45 एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन वो लेवल्स भी काफी दूर के हैं। मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पे स्टॉक से निकलने की कोशिश ही करनी चाहिए। चलिए उछाल में निकले, ये रणनीति शायद सही होगी। इसी बीच नागपुर चलते हैं, रवि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी नमस्कार, बताइए आपने कौन सा शेयर खरीदा है? नमस्कार सर, मेरे पास में एचसीसी के 2000 शेयर है जी, 3725 के लिए हुए। ओके, हाँ जी, और एचडीएल के 100 शेयर है, वो 112 रुपए 50 पैसे के लिए हुए। और ट्रेडिंग का नजरिया है या लॉन्ग टर्म का? ट्रेडिंग का नजरिया सर। ट्रेडिंग का नजरिया है। एचसीसी में करीब 4.25 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। एचसीसी पर राय दें, बताएं राकेश क्या करना चाहिए, और दूसरा शेयर भी बताइए। 112 रुपए पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। हेमंत, अगर एचसीसी की बात करें तो काफी लोगों ने इसको काफी ऊपरी स्तरों पर लेकर स्टॉक में फंसे हुए हैं, बट अगर हम चार्ट्स देखें तो चार्ट्स में एक पॉजिटिव रुझान आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है जितने भी लोग एचसीसी के अंदर स्टॉक को लेकर फंसे हुए हैं, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर किसी का रिस्क एपिटाइट हो तो इन स्तरों पे एवरेज करनी चाहिए। चार्ट्स देख के ऐसा लगता है एक बड़ा बेस 27-28 रुपए के अराउंड एक बड़ा बेस बन रहा है, और स्टॉक में अगले 6-8 महीने में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है 47-48 तक की, तो इसमें क्लियरली एवरेजिंग करनी चाहिए। दूसरी तरफ एचडीएल की बात करें तो इस स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई थी, रैली के बाद स्टॉक ने करेक्शन दिखाई है, और जिन स्तरों पर इन्होंने 110-112 के अराउंड स्टॉक को लेके फंसे हुए हैं, तो मेरा समझना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ट्रेडिंग का नजरिया तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, 97 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। ऊपर में 116-117 के लेवल मिलते हैं तो स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। 116-117 पर निकले, 112 रुपए की आपकी एचडीएल में खरीद है, वहां से ऊपर जाए तो प्रॉफिट को अपने बुक करना चाहिए। नासिक चलते हैं, नासिक में हमारे साथ सिंह साहब जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सिंह जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मैंने टेक महिंद्रा 2000 शेयर लिए हैं 666 के एवरेज रेट पे। ओके, और अपोलो टायर 2000 हैं, अपोलो टायर 163 के रेट पे। ओके, तो ये दोनों मैं एक 6 मंथ्स टू 1 ईयर का टारगेट मतलब इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो वो हिसाब से कैसा है फ्यूचर इसके लिए? ओके, गौरांग जी बताइए अब कैसे लगते हैं दोनों शेयर आपको? अपोलो टायर में इनको इस समय करीब 15 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा भी हो रहा है। डिस्क्लोजर पहले तो हेमंत ये है कि दोनों पर ही हमारी कवरेज पॉजिटिव है, और टेक महिंद्रा पर हाल ही में जो मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट हुआ था स्प्लिट या बोनस को लेकर के, उसके पश्चात और उसके पहले भी हमारी कवरेज पॉजिटिव रही है, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो आमदनी का सिलसिला शुरू होगा, काफी लोग ये मान के चल रहे हैं कि आईटी में शायद थोड़ी बहुत निराशा होगी, लेकिन उस निराशा के बीच अगर आईटी सेक्टर में जो स्टॉक्स हमारी पॉजिटिव कवरेज में है, मिसाल के तौर पर इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक, महिंद्रा पोस्ट सिस्टम, माइंडट्री, अगर उस निराशा के दौर में नतीजे अगर निराश किए तो अगर नीचे का दायरा आता है तो पहले तो खरीदारी की राय होगी, इनको भी हम होल्ड करने की राय देंगे, और हमें लग रहा है कि एक साल के नजरिए से कम 15 या 20% का इजाफा आपको बिल्कुल मिल सकता है। अपोलो टायर एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑटो सेक्टर रिवाइवल का, कच्चे तेल के दाम नीचे की तरफ, एक इनडायरेक्ट पॉजिटिव ऑटो सेक्टर के लिए एक बड़ा ही रिप्लेसमेंट मार्केट और उभरता हुआ नया ऑर्डर मार्केट, दोनों ही सूरत हाल में हमें ऑटो एंसिलरी अच्छी लगती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अच्छी लगती है, टायर कंपनीज अच्छी लगती है, और कहीं ना कहीं रबर के दाम भी कमोडिटी मार्केट में नीचे की तरफ, ये भी मेरे ख्याल से प्रॉफिट मार्जिन को एक्सपांड करते हैं, तो दोनों में लंबे अवधि के लिए बने रहने की राय होगी। ओके, चलिए बने रहिए, घबराइए मत, लंबी अवधि में ये दोनों शेयर आपको अच्छा मुनाफा और कमा कर देंगे, होल्ड करना चाहिए आपको इनको। इसी बीच फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो सीआईआई की सालाना बैठक में इस समय बोल रहे हैं, वहां से कुछ आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊं जो वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि सेकेंड हाफ ऑफ बजट सेशन में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी का करने में सक्षम होंगे, और उनकी कोशिश रहेगी कि इस बिल को वो पास कराएं। टैक्सेशन रिजीम के ऊपर भी उनके जो बयान आए हैं वो कह रहे हैं ये चैलेंजिंग है और इनमें स्पष्टता लाने की काफी जरूरत है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल के जवाब देंगे, आप देखते रहिए सीबीसी। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक मुद्दा जो सीएनबीसी आवाज ने सुबह से उठा रखा है वो है जिस तरह से 100 से ज्यादा नोटिसेस भेजे गए हैं आयकर विभाग द्वारा मैट को लेकर एफआईआर्स को, और उससे अनिश्चितता और बढ़ गई है।
सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बताइए सरकार क्या कह रही है? काफी सारे रिप्रेजेंटेशंस हमने सुना है सरकार के सामने रखे गए हैं, खुद वित्त मंत्री जी के पास भी रिप्रेजेंटेशंस गए हैं। क्या रुख क्या है सरकार का? क्या क्लैरिफिकेशन आएगा जल्द? देखिए, इस मुद्दे पर हमने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी से बात की और तो हमें जो यहाँ पे संकेत मिल रहे हैं वो 3 बातें हैं। पहली बात कि जो नोटिस भेजे गए हैं 100 से ज्यादा FIIs को जो 5 से 6 बिलियन डॉलर तक के टैक्स डिमांड है, वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का हिस्सा नहीं है। यानी ऐसा नहीं किसी कानून को पिछली तारीख से लागू कर दिया हो सरकार ने और इस वजह से नोटिस भेजा गया हो। दरअसल ये जो नोटिस भेजा गया है वो उस वक्त के जो कानून थे, कानून के हिसाब से FII पर भी मैट लगता है, ये वित्त मंत्रालय का कहना था और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये बात आ चुकी है। उसी के हिसाब से नोटिस भेजे गए हैं। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये सारे आमदनी उस वक्त के हैं 1 अप्रैल 2015 से पहले की जो आमदनी है FIIs को, उसके हिसाब से टैक्स नोटिस भेजे गए हैं। इसमें कुछ पिछली तारीख से लागू होने वाला कानून नहीं है। अब एक राहत की बात यह कि 1 अप्रैल 2015 के बाद जो FIIs को आमदनी होगी उस पर मैट नहीं लगेगा। ये भी फाइनेंस बिल में इस बात का प्रावधान कर दिया गया है। अब सवाल उठता है जो टैक्स नोटिस भेजेगा उसका क्या किया जाएगा? यहाँ पे वित्त मंत्रालय का अधिकारी का कहना है कि जिनको टैक्स नोटिस भेजा गया, FIIs जो परेशान है उनकी कुछ अपनी बातें हैं, वो रिप्रेजेंटेशन लेकर के हमारे पास आए, फिर हम देखेंगे क्या करना है। हालांकि क्या इसको फिर से विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे, नोटिस वापस लेंगे, उस पर वित्त मंत्रालय खुलकर अभी सामने आने को तैयार नहीं है। लेकिन एक विकल्प जो दिख रहा है वो ये है कि निवेशकों को बेहतर माहौल देने के लिए, निवेशकों को पॉजिटिव संकेत देने के लिए सरकार ऐसा कर सकती है कि फाइनेंस बिल में जब जवाबदेह अंतिम तौर पर पारित करे 20 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद सत्र में, उस वक्त सरकार ये कहे मैट जो नहीं लगाने का हमने फैसला लिया है वो 1 अप्रैल 2015 से नहीं बल्कि उसको हम 2 साल पहले या किसी पिछली तारीख से लागू करते हैं, ताकि पहले भी जिन लोगों को आमदनी हुई है उनको भी छूट दे दी जाए। लेकिन इस बारे में तो कोई ठोस संकेत नहीं मिले हैं। एक विकल्प है, तो ये सर वित्त मंत्रालय की सफाई है। ओके, तो हो सकता है ये एक राहत की तरह काम करे। लेकिन लक्ष्मण, लग रहा है आपको संसद के जो दूसरा सत्र अभी रिसेस के बाद शुरू होगा उसमें ये राहत आ सकती है? क्योंकि वित्त मंत्री जी जो इस समय CII में बयान दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया कांट बी टेकन एज अ टैक्स हेवन। क्या लगता है आपको, हो सकता है ये? नहीं, जो अभी जिस तरह से वित्त मंत्री का बयान आया है उस बयान से तो ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री वही बात को मुहर लगा रहे हैं जो बातें हम लोग अभी कर रहे थे। वो ये कि पिछली तारीख से जो कानून था, जो पहले जो कानून था उस वक्त के हिसाब से आपको जो टैक्स बनता है वो तो देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ आप इस बिहार पे, इस नाम पर कि हम बेहतर निवेश का माहौल चाहिए, हमें निवेश करने दीजिए, आपको इस बात की खुली छूट नहीं दी जा सकती है कि आप टैक्स ना दें और यहाँ पे कारोबार करते रहे, हम मुनाफा कमाएं। मुनाफा करेंगे, कारोबार करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी किया जाता है। लेकिन निवेश लाने के नाम पर हम आपको टैक्स हेवन बना दें अपने देश को, ये मुमकिन नहीं है। वित्त मंत्री का यह बयान इस तरफ संकेत करता है कि जो पिछली तारीख से जो मैट हटाने की बात कर रहे थे उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। बिल्कुल, जैसा कि लक्ष्मण आपने बताया उसी तरह से इस समय वित्त मंत्री जी उसी टोन में बात करते हुए दिख रहे हैं CII के उस सालाना बैठक में। शुक्रिया आपका। एक और बयान उनकी तरफ से अब आया है कि टैक्सेस दैट आर पेबल मस्ट बी पेड, यानी जो पुराने पैसे हैं जो बनते हैं उसका दरअसल भुगतान करना ही चाहिए। ये बयान उनकी तरफ से इस समय आ रहे हैं। चलिए, CNBC आवाज पर दिन भर हमारी मुहिम रहेगी, इस मुद्दे पर और स्पष्टीकरण लाने की हम कोशिश करेंगे। अगले दर्शक के पास चलते हैं। इन्फोसिस पर सवाल पूछ रहे हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है पूरा? कितने शेयर हैं आपके पास? या सर, गुड मॉर्निंग। मेरे पास 10 शेयर है इन्फोसिस के जी, 2167 के। हाँ जी। और ये मैं जानना चाहता क्या ये रेट सही है, और करीब मैं 50,000 डालना चाहता हूँ। आप और पैसा लगाना चाहते हैं? हाँ। कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र अंबरनाथ, थाने डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके ओके। इन्फोसिस के 24 तारीख को नतीजे भी आने वाले हैं। ये बताइए लंबी अवधि के लिए गौरांग जी इन्फोसिस का शेयर कैसा रहेगा? आप कह रहे थे कि IT कंपनियों के हालांकि नतीजे कमजोर आने वाले हैं लेकिन अच्छे शेयर चुनने का ये बेहतरीन मौका। और ये भी बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं इस बार इन्फोसिस के नतीजे लेट आ रहे हैं, 24 तारीख को। TCS दरअसल पहले आ रहा है 16 तारीख को। आप कैसे देख रहे हैं इसे? मेरे ख्याल से पहले या दूसरे नंबर पर नतीजे आए उस पर मैं ज्यादा गौर नहीं करता, नतीजों पर गौर करना चाहिए। और जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे हेमंत के, IT सेक्टर पर हम पॉजिटिव हैं। अगर माहौल खराब होता है नतीजों को लेकर के तो लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से एक बेहतरीन मौका है उन लोगों को जो मेरे ख्याल से इंतजार कर रहे थे निवेश करने के लिए, और उन लोगों के पास भी अगर जो स्टॉक ऊपर की तरफ है और जोड़ना चाहते हैं, जैसे ये शख्स है, ये निवेशक है, तो मेरी राय में
हाँ, अगर आपको ज्यादा मतलब तकलीफ नहीं है, नतीजों को लेकर के असमंजस स्थिति नहीं है, तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस जैसी कंपनियों पर ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए निवेश करने के लिए मध्यम या लंबी अवधि के नजरिए से। एज अ डिस्क्लोजर, जैसे मैंने पहले बताया हेमंत, हमारी पॉजिटिव कवरेज है और मैं इनको राय दूंगा कि इस स्तर पर करे निवेश। 50,000 है, 25,000 अब करे और 25,000 नतीजे अगर आते हैं, बुरे आते हैं, नीचे की तरफ का दायरा देखने मिलता है तो और जोड़े। ओके, चलिए, तो ये रहा इन्फोसिस पर। वक्त है आपसे विदा लेने का। गौरांग, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर आज के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आपका। जो भी स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में हमने आज बात की है, वहां पर मेरा निजी निवेश नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स को हम बिल्कुल राय दे रहे हैं इसी लाइन पर। बिल्कुल शुक्रिया आपका गौरांग। राकेश हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के उस पार आपका फेवरेट सेगमेंट, जहां फटाफट शेयर लेकर आएंगे, तुरंत आपके जवाब देंगे। राकेश बने हुए हैं हमारे साथ, आप देखते रहिए CNBC। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। जी हाँ, फटाफट सेगमेंट आपके सामने हाजिर करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान राकेश बंसल बने हुए हैं और वडोदरा से एक सवाल आया है TBZ पे। TBZ के 100 शेयर हैं हमारे दर्शक के पास। 185 रुपीज के भाव पर उन्होंने खरीदे। 34 रुपए के आसपास प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए राकेश? हेमंत, देखें तो इस स्पेस में रैली लिमिटेड आ रही है। PC ज्वेलर, टाइटन एक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। यहां से स्विच करने की राय दूंगा इनको। टाइटन में स्विच करें, मेरा ऐसा मानना है, ना सिर्फ नुकसान की भरपाई होगी, एक अच्छा मुनाफा भी देखने को मिलेगा। रमेश झा जी ने झारखंड से फोन किया है और उनका सवाल हमारे पास आया है। लैंको के 10,000 शेयर हैं, 11 रुपए के भाव पर बड़ा नुकसान हो रहा है। 5 रुपए 5.5 रुपए प्रति शेयर का पूंजी आधी हो गई है, क्या करें? हेमंत, किसी भी उछाल में मेरा ऐसा मानना है स्टॉक से निकलना चाहिए। ओके, एक SMS दिल्ली से भी हमारे पास आया है समीर मेहता जी का। ICICI बैंक के 500 शेयर हैं, 364 के भाव पर इन्होंने खरीदे। यहाँ पर क्या राय होगी? हेमंत, मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और जो नजरिया थोड़ा लंबा रखना चाहिए। यहाँ से अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। ओके, राजस्थान से राजन शर्मा जी ने भी एक SMS भेजा है। 100 शेयर हैं एशियन पेंट के, इनके पास 750 रुपए के भाव पर। इनको करीब 73 रुपए प्रति शेयर का फायदा हो रहा है इस समय। क्या राय है, क्या करना चाहिए? हेमंत, क्लियरली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक एक नया बेस बना रहा है ऊपरी स्तरों पर। यहां से एक बड़ी रैली ट्रिगर हो सकती है। इस पोजीशन में बने रहें। सुभाष जी ने भी हमें फोन किया है और अपना SMS भी बाद में भेजा। JP पावर के 2000 शेयर हैं इनके पास, 13 रुपए 88 पैसे पर। करीब 14 रुपए की इनकी खरीद है। ये बताइए यहाँ पर क्या करना चाहिए? करीब 3.25 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। हेमंत, किसी भी मार्केट की रैली में स्टॉक का पोटेंशियल है, 14-15 रुपए तक की रैली ले सकता है। अपनी बाइंग के आसपास मेरा ऐसा मानना है पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मुंबई से गोविंद जी ने भी एक SMS भेजा है और एम्फेसिस के ऊपर राय जानना चाहते हैं। 100 शेयर हैं, 423 रुपीज के भाव पर इन्होंने खरीदे। चार्ट कैसे लगते हैं एम्फेसिस के आपको? काफी प्रॉमिसिंग चार्ट है। इनफैक्ट स्टॉक क्लियरली बाय वाला स्टॉक है। हल्की सी करेक्शन पे स्टॉक को खरीदना चाहिए। काफी नीचे का निवेश है, पोजीशन में बने रहें। लंबी अवधि के लिए होल्ड करेंगे तो स्टॉक एक अच्छा मल्टीबैगर साबित हो सकता है आने वाले समय में। ओके, जयपुर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल जी का SMS है ये। 70 रुपए के भाव पर 500 शेयर हैं टेक्समैको रेल के। करीब 85 रुपए प्रति शेयर का फायदा हो रहा है। इनको मुनाफा वसूल लें या फिर बने रहने में समझदारी लगती है? हेमंत, क्लियरली भरे रहना चाहिए। अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो भी मेरा ऐसा मानना है 170 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो 170 के अराउंड मुनाफे को वसूले। ओके, आगरा से गोयल साहब ने, SC गोयल जी ने हमें SMS भेजा है। स्कॉट्स के शेयर हैं इनके पास और काफी पुरानी खरीद लगती है। 22 रुपए के शेयर हैं इनके पास, 200 शेयर। अच्छा मुनाफा हो रहा है 104 रुपए का। हालांकि पहले ज्यादा मुनाफा हो रहा होता अगर इन्होंने बेचा होता। ये बताइए, अभी बेच के मुनाफा वसूल लें या फिर बने रहें? देखिए हेमंत, स्कॉट्स को देखें तो काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर है, ना सिर्फ मार्केट का, एक ऑटो स्पेस का भी। अगर मैं इनकी जगह होता तो मुनाफे को वसूलता और उस पैसे को फोर्स मोटर, मारुति या टाटा मोटर, इन 3 स्टॉक्स में मेरा ऐसा मानना है लगाना चाहिए। किसी भी एक में चुन ले, एक अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। शैलेश जी ने बड़ौदा से हमें SMS भेजा है। टाइटन इंडस्ट्री के 20 शेयर हैं, 309 रुपए के भाव के। करीब 92 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा इनको इस पोजीशन पर हो रहा है। क्या राय होगी राकेश? हेमंत, स्टॉक एक री रेटिंग पर है, एक बड़ा बेस बन रहा है इन स्तरों पर। इनफैक्ट हमारी बाय कॉल है इन स्तरों पर। मेरा ऐसा मानना है पोजीशन में बने रहें। कोई नया निवेश भी करना चाहता है इन स्तरों पर
तो भी पूरे स्टॉक को बाय किया जा सकता है मौजूदा स्तरों पर। सोहन जी ने जलगांव से एक SMS भेजा है, कैनरा बैंक पर राय जानना चाहते हैं। 50 शेयर हैं 485 रुपीज के एवरेज प्राइस के, बड़ा नुकसान करीब 105 रुपए प्रति शेयर का, यहाँ पर क्या करें? हेमंत, मेरा तो मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे निचले स्तरों पर एक सपोर्ट के आसपास स्टॉक है, पोजीशन में बने रहें। अडानी पावर पर सवाल पूछ रहे हैं प्रिंस जी, दिल्ली से ये SMS भेजा है इन्होंने। करीब 300 शेयर हैं अडानी पावर के, 52 रुपए 55 पैसे के भाव के, 5 रुपए प्रति शेयर का नुकसान इस पोजीशन पर, क्या राय होगी? हेमंत, काफी लोग फंसे हैं 52 रुपए के आसपास। एक पॉजिटिव न्यूज आई थी और उसके बाद स्टॉक ने करेक्शन मारी है। मेरा ऐसा मानना है पोजीशन में बने रहें। कोई नया निवेश करना चाहता है तो भी स्टॉक को बाय किया जा सकता है। 45 रुपीज स्टॉक का एक बेस लगता है और मेरा ऐसा मानना है 60 रुपीज तक की रैली शॉर्ट टर्म में ट्रिगर हो सकती है स्टॉक के अंदर। ओके, मिर्जापुर से मनीष गुप्ता जी ने भी एक SMS भेजा है। MCX के 20 शेयर हैं, 450 के भाव पे, बेहतरीन खरीद इनकी। हमें देख रहे हैं तो बधाई भी स्वीकार करिए। 722 रुपए प्रति शेयर का फायदा हो रहा है इस समय इस पोजीशन पर। मुनाफा बुक करें, पार्शियल मुनाफा बुक करें या बने रहें? हेमंत, क्लियरली बने रहना चाहिए। एक रिटेल निवेशक को मुनाफे को भी रन करना आना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है यहाँ से भी इजाफा देखने को मिलेगा, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। रोहतक से एक और SMS हमारे पास आया है अरुणेश जी का। JP एसोसिएट्स पर इनका सवाल है। 2000 शेयर इन्होंने खरीदे 34 रुपए के भाव पर, यहाँ पर क्या राय होगी? कहने की बात नहीं है, इनको भी नुकसान ही हो रहा है इस पोजीशन पर। हेमंत, काफी खराब स्ट्रक्चर है बट स्टॉक अब गिरावट में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। किसी भी पुल बैक रैली में स्टॉक 34-35 तक जा सकता है। अपनी खरीद के आसपास के दाम मिलते हैं तो रैली पर मेरा ऐसा मानना है स्टॉक से निकलना चाहिए। तो मसूरी से विवेक जी का भी एक SMS आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के 100 शेयर हैं, 670 के लेवल पर इन्होंने यहाँ पर खरीदारी करी थी और ये भी खरीदारी लगता है काफी पुरानी खरीदारी है। 500 रुपए प्रति शेयर का नुकसान इनको हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या करना चाहिए? हेमंत, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में निचले स्तरों पर एक सपोर्ट है और जहां तक मुझे लगता है स्टॉक में एक स्टॉक स्प्लिट हुआ है और ये जो इनकी खरीद के दाम लगते हैं मुझे वो ठीक नहीं लगते हैं। पोजीशन में बने रहना चाहिए। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि इस सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है, क्योंकि इस भाव पर मुझे लगता नहीं, या तो दर्शक ने गलत सवाल हमें भेजा है। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अजय जी ने हमें सवाल अपना भेजा है। भारती एयरटेल पर 50 शेयर हैं, 296 रुपीज के लेवल के। एक अच्छी रैली इस स्टॉक में पिछले हफ्ते भी देखने को मिली और इस पोजीशन पर करीब 108 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा इनको हो रहा है। भारतीय एयरटेल में मुनाफा वसूल लें या अच्छी तेजी अभी और बाकी है इसमें? मेरा ऐसा मानना है हेमंत, एक अच्छी तेजी बाकी है मार्केट के अंदर। टेलीकॉम के अंदर भारती और आइडिया एक स्ट्रांग बाय कैंडिडेट है। मेरा ऐसा मानना है भारती में बने रहना चाहिए। इनफैक्ट कोई नया निवेश करना चाहता है तो स्टॉक को बाय किया जा सकता है। इंद्रजीत जी ने भी हमें SMS भेजा है। आलोक इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल है और 200 रुपए के भाव के 100 रुपए के भाव के 200 शेयर इनके पास भी हैं। ये भाव जो हैं वो जरूर देखने को मिले थे, याद है आपको। यहाँ पर क्या करना चाहिए? 2 डिजिट से अब सिंगल डिजिट में ये स्टॉक पहुंच गया राकेश, और ऐसे काफी सारे दर्शक हैं दरअसल। देखिए हेमंत, अभी तक चार्ट देख के ऐसा कोई संकेत नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई बेस बन रहा है। जैसे काफी लोग सुजलॉन और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में फंसे हुए हैं, इन दोनों में एक रिवर्सल के संकेत मिले बट आलोक में कोई ऐसे संकेत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पे आलोक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, समय बर्बाद मत करिए, यहाँ पर निकलिए। ये शेयर काफी पिट चुका है और नीचे जा सकता है। बरेली से विपिन जी ने भी हमें एक SMS भेजा है। कैपिटल फर्स्ट पर इनका सवाल है। 260 शेयर हैं, 304 के भाव के। एक अच्छी रैली स्टॉक ने दिखाई है। 134 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा भी इनको इस पोजीशन पर हो रहा है। मुनाफा बुक करने का समय है या होल्ड रखें? हेमंत, क्लियरली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, इन स्तरों से भी प्राइजेस में एक इजाफा देखने को मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया राकेश आपका समय निकालने के लिए और आज हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर आज के लिए? थैंक यू हेमंत। जिन भी स्टॉक्स में बात करी है, किसी में मेरा या मेरे किसी फैमिली मेंबर की कोई निजी पोजीशन नहीं है, बट सेम रहा है, हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी हुई है। ओके, चलिए शुक्रिया आपका। बाजार पर नजर डालिए, बिल्कुल सुस्ती भरा कारोबार देखने को मिल रहा है। एक सीमित से दायरे में देखिए बाजार इस समय ट्रेड कर रहे हैं। शुरुआत मिनटों में जरूर 100 अंक ऊपर था सेंसेक्स, लेकिन उसके बाद अब 15-20 अंक की रेंज में ही दरअसल कारोबार हो रहा है। वेट एंड वॉच का अप्रोच शायद बाजार इस समय अपना रहा है कल की RBI की क्रेडिट पॉलिसी से पहले। चलिए, इस वक्त आपका मैं मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हाजिर करेंगे कमोडिटी राउंड। नमस्कार।